नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है ना? तो आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था YouTube चैनल पे। उसमें 12th बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें 85 क्वेश्चन होंगे। और आज जो है 85 क्वेश्चन से लेकर के 86-87 क्वेश्चन जो भी हो, वहां से लेकर के आपको 180-81 क्वेश्चन तक आज बताया जाएगा आपको, है ना? कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज, है ना? 100 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। और ये फर्स्ट लेसन का है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना? तो फटाफट जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले और शेयर करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन को देखते हैं सर, ठीक है? 86 क्वेश्चन से है। इसके पहले 85 क्वेश्चन हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि इसके पहले 85 क्वेश्चन कहा गया, तब 85 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है। यहाँ 86 से शुरू हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस द्वारा बनते हैं। तो युग्मक जनन के द्वारा क्या बनता है? शुक्राणु, पुमनु। शुक्राणु को ही पुमनु कहा जाता है। शुक्राणु बनेगा कि पुमनु बनेगा, है ना? शुक्राणु बनेगा या पुमनु बनेगा? क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा कि डिंब बनेगा भाई? परागकण बनेगा कि पॉलन ग्रेन बनेगा कि सभी बनेगा? तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन से होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से ही स्पर्म, एंथेरोजॉइड, एक ओवम, एक सेल, पोलन या पोलन ग्रेन, ये सभी का निर्माण होता है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, इसी में से कोई एक रहेगा, ठीक है ना? फटाफट वीडियो को हम देखते रहेंगे। जंतुओं का नर युग्मक, मेल गैमिट। जंतुओं का नर युग्मक, कोई जंतु है तो उसका नर युग्मक, जंतुओं का नर युग्मक होता है, मेल गैमिट होता है। शुक्राणु, पुमनु, अंड, डिंब या परागकण या भ्रूणकोश, क्या होगा? बताइए बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जंतुओं का नर युग्मक जो होता है शुक्राणु होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर शुक्राणु, है ना? शुक्राणु, जंतुओं का नर युग्मक शुक्राणु होता है। निम्न में से अगुणित हेप्लॉइड एन, तो एन कौन है? चुनिए इसमें से एन कौन है? क्या शुक्राणु एन है? क्या शुक्राणु एन है? क्या अंडाणु एन है? क्या परागकण एन है कि सभी एन है? तब बताना चाहेंगे कि शुक्राणु भी एन ही होता है, अंडाणु भी एन ही होता है, भ्रूणकोश परागकण भी एन ही होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, सभी, है ना? सभी हो जाएगा। जब नर युग्मक आकार की दृष्टि से एक जैसा होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? तो नर युग्मक आकार की दृष्टि से एक जैसा होगा तो उसे क्या कहेंगे? जब नर युग्मक, जब युग्मक लिखा हुआ है, जब युग्मक जो है आकार की दृष्टि से, युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, आकार की दृष्टि से एक जैसा, जैसे कि देखिए ये युग्मक है, ये दोनों युग्मक है और दोनों आकार की दृष्टि से क्या है? एक जैसा। तो बताइए कि इसे क्या कहेंगे? तो इसे बोला जाता है समयुग्मक या समयुग्मकी, हेट्रोगैमिट इसे बोला जाता है। राइट आंसर ए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब युग्मक मतलब गैमिट आकार की दृष्टि से भिन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? तब भिन्न होगा, जैसे कि मनुष्य में ही देखा जाए कि शुक्राणु जो होता है ऐसे और अंडाणु देखिए ऐसे, तो शुक्राणु अंडाणु आकार में क्या है? अलग अलग है, तो इसे कहते हैं आकार में अलग अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे? समयुग्मक, विषम युग्मक, ये भी दोनों इनमें से नहीं, तो इसे कहा जाता है विषम युग्मक, हेट्रोगैमिट। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोगैमिट। समयुग्मकी हेट्रोगैमेट पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है? क्लाइडोफोरा में, मतलब शैवाल में, शुक्राणु अंडाणु, है ना? शुक्राणु अंडाणु है, परागकण भ्रूणकोश है, इनमें से कौन जो है समयुग्मक है? किस में पाया जाएगा? कौन है समयुग्मक? बताइए बताइए कौन है समयुग्मक?
तो सम युग्मक है क्लाइडोफोरा, यहाँ क्लाइडोफोरा होना चाहिए, क्लाइडोफोरा है ना, क्लाइडोफोरा। तो क्लाइडोफोरा, ये जो क्लाइडोफोरा है ये सम युग्मक का एग्जांपल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लाइडोफोरा। 92 नंबर क्वेश्चन, फ्यूकस। फ्यूकस एक शैवाल है, एल्गी है, इसमें नर युग्मक कौन सा होगा, बताइए। ये जो फ्यूकस शैवाल में नर युग्मक पाया जाता है, फ्यूकस शैवाल में युग्मक पाया जाता है, मतलब फ्यूकस नाम का एक शैवाल है, उसमें कौन सा युग्मक होगा, सम युग्मक, विषम युग्मक, क्या होगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि सम युग्मक एक ही में पाया जाता है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें क्लाइडोफोरा था। तो इसमें जो फ्यूकस है इसमें बनेगा विषम युग्मक, है ना, विषम युग्मक, हेट्रोगैमिट। सम युग्मक तो बनता है क्लाइडोफोरा में, ठीक है। 93 क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर, मानव अंडाणु और शुक्राणु, मतलब ओवम, मतलब यहाँ पे ओवम और स्पर्म किस युग्मक का उदाहरण है, मतलब मानव शुक्राणु जो है और अंडाणु जो है किस युग्मक का उदाहरण है, बताइए। तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्राणु ऐसे हो गया, अंडाणु इस प्रकार से हो गया, तो ये तो अलग अलग आकार में अलग है, तो इसे आप कहेंगे विषम युग्मक, हेट्रोगैमिट, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अगुणित हेप्लॉइड रचना है, कौन है भाई, हेप्लॉइड एन। क्या मोनेरा एन है, क्या मोनेरा एन है, क्या फंजाई एन है, क्या थैलोफाइटा एन है, तो ये सब एन है, ये सब क्या है, एन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। फटाफट अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 94, ओ सॉरी 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अगुणित एन पादप काय है, एन 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 पादप काय है, क्या आवृत बीजी है, क्या टेरिडोफाइटा है, क्या अनावृत बीजी है, क्या ब्रायोफाइटा है, ठीक है, बताइए कौन होगा जो एन है। बताना चाहेंगे कि एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है ये 2n होगा, टेरिडोफाइटा भी 2n, अनावृत बीजी भी 2n, मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 2n, टेरिडोफाइटा 2n, जिम्नोस्पर्म 2n, और ये होता है ब्रायोफाइटा n। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, है ना, क्योंकि खोज रहा है क्या भाई, एन, ठीक है। बहुत यूनिक सवाल है, सब एनसीईआरटी का है, मिला सकते हैं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सा पादप का दुगुणित है, 2n है। तो बताइए, अभी बता रहे थे कि 2n जो है, ये भी 2n है ना, ये देखिए 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, सब क्या है यहाँ पे 2n है, सारा क्या है यहाँ पे 2n है, यानी कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा सब के सब क्या है 2n है। निम्न में से द्विगुणित 2n संरचना है, फिर पूछ रहा है द्विगुणित, तो अंडाशय भी 2n होता है, अंडाशय 2n, अंडाशय 2n, वृषण 2n, प्राकोष 2n, ये सब क्या है 2n। तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी, ये सब 2n है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, अगुणित जीवों में युग्मक का निर्माण होता है। मान लिया जाए कोई जीव जो है, मान लिया जाए कि कोई जीव जो है, देखिए जीव है वो आपका एन है, जीव क्या है एन है, अब इसमें युग्मक बन रहा है, तो युग्मक तो पता है कि युग्मक भी एन होता है, तो एन से एन बनने के लिए क्या होना चाहिए, समसूत्री, क्या होना चाहिए, समसूत्री। कहाँ राइट आंसर हो जाएगा, समसूत्री, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई जीव अगुणित है तो उसमें युग्मक किससे बनेगा, समसूत्री से बनेगा। अगर कोई जीव द्विगुणित है, अगर कोई जीव क्या है द्विगुणित, मान लीजिए कोई जीव द्विगुणित है 2n है, इससे युग्मक बन रहा है, तो युग्मक हमेशा n होता है, युग्मक हमेशा n होता है, तो 2n से n मतलब आधा हो रहा है, तो अर्धसूत्री लगेगा, क्या है नियम लगेगा भाई, अर्धसूत्री। तो राइट आंसर ढूंढिए कहाँ पे अर्धसूत्री है, अर्धसूत्री अर्धसूत्री यहाँ है, अर्धसूत्री, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट, निम्न में से कौन सा जीव अगुणित है, कौन सा जीव अगुणित है, तो
ड्रोन, ड्रोन तो है अगुणित, ड्रोन क्या होगा यहाँ पे, ड्रोन जो है आपको अगुणित नर, ड्रोन जो होता है ना ये नर मधुमक्खी है, ड्रोन क्या है, नर मधुमक्खी है, ये जो ड्रोन होता है ये नर मधुमक्खी होता है, ड्रोन क्या है, नर मधुमक्खी, इसका जन्म अंडाणु से होता है, और अंडाणु एन होता है तो ये नहीं होगा, है ना, अंडाणु से, ये पढ़िएगा आप पार्थेनोजेनेसिस में, क्योंकि ड्रोन जन्म लेता है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, है ना, ड्रोन किससे जन्म लेगा, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ड्रोन पैदा लेता है। अब पार्थेनोजेनेसिस में शुक्राणु भाग नहीं लेता है। गेहूं वीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। गेहूं वीट में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो फलमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, फलमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8 फलमक्खी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफियोग्लॉसम फर्न बहुत ज्यादा गुणसूत्र होता है, सबसे ज्यादा ढूंढिए अब 1260, सबसे ज्यादा 1260, ये 1260 पाया जाता है ऑफियोग्लॉसम, ये रियल में एक फर्न नाम का एक पौधा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए युग्मक, मानव का जो युग्मक होता है, मानव का जो युग्मक होता है, तो युग्मक एन होता है, तो नर युग्मक भी एन, नर युग्मक भी एन, नर युग्मक भी क्या होगा एन, नर युग्मक भी एन, मादा युग्मक भी होगा एन, मादा युग्मक भी एन, शुक्राणु भी एन, शुक्राणु भी एन, शुक्राणु भी क्या होगा एन, अंडाणु भी क्या होगा एन, ये सब क्या होंगे एन, तो एन बताया जा रहा है सर। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की, मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, तो एन बराबर 23, तो युग्मक में कितना होता है 23, नर युग्मक में भी कितना 23, मादा युग्मक में भी कितना है भाई 23, शुक्राणु में कितना 23, अंडाणु में कितना 23, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा, लेकिन सारा बात बता दी है। मानव के युग्मक में मानव युग्मक एन होता है, नर युग्मक भी, मानव का नर युग्मक एन होता है, मानव का मादा युग्मक एन होता है, मानव का शुक्राणु एन होता है, मानव का अंडाणु एन होता है, सब में गुणसूत्र कितना आएगा 23। ये केवल किसके लिए अलाउ है, मेल के लिए, यानी मनुष्य के लिए, है ना, मेल में मनुष्य, मेल फीमेल दोनों, सॉरी मेल फीमेल दोनों में, जैसे कि युग्मक अंडाणु शुक्राणु दोनों है, और युग्मक में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों है, ठीक है। तो मानव के नर युग्मक हो, मादा युग्मक हो, अंडाणु हो, शुक्राणु हो, मानव का युग्मक हो, सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 23, ठीक है। तो मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 जोड़ा 23 कितना होगा, 23 होगा आंसर, राइट आंसर। नर के शुक्राणुओं स्पर्म को मादा के गर्भाशय तक शुक्राणुओं को किस क्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है, जैसे कोई मेल है, कोई नर है ना, कोई क्या है नर है, कोई नर है और अपने शुक्राणु को ये मादा में पहुंचाना चाहते हैं भाई, तो किस प्रक्रिया से पहुंचाएंगे, टेबलेट है कि ला खा लिया सूत रही है, तो हो जी तो बुतरू ना जी ना, ये कैसे होगा कि शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए प्रोसेस है निषेचन, युग्मनज, मैथुन, मेटिंग, क्या होगा, तो इसके लिए प्रोसेस है ये मैथुन, मेटिंग क्रिया, ठीक है। पौधों में मेटिंग के समान क्रिया होती है, अगर जो पौधा में देखा जाए कि जैसे जंतु मेटिंग करता है, वैसे पौधों में क्या होता है, तो पौधा में मेटिंग के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा बोलिए, जायगोट तो बनेगा ही, मेटिंग के स्थान पर नहीं होगा, निषेचन क्या होगा, परागकण, परागकण, परागन क्या होगा, तब मेटिंग के स्थान पर पौधों में परागन की क्रिया होगी, कौन क्रिया होगी, परागन की क्रिया होगी। नेक्स्ट, नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे कि इस शुक्राणु है ना, जैसे कि देखिए आपको बताया जाता है कि चलिए ये शुक्राणु हो गया और ये चलाया अंडाणु के पास, एक दूसरे के निकट चलाए,
एक दूसरे के निकट चला है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या इसे निषेचन बोलेंगे? नहीं जी। क्या इसे युग्मनज बोलेंगे? नहीं जी। क्या बोलेंगे जी? युग्मनज स्थानांतरण। युग्मनज स्थानांतरण नहीं, यहाँ पे होगा युग्मक स्थानांतरण। यहाँ पे गलती है, युग्मक स्थानांतरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें नर युग्मक, है ना, किसमें नर युग्मक स्पर्म, मादा युग्मक, ओवम चलनशील होते हैं? मतलब कह रहा है कि नर युग्मक भी चलेगा और मादा युग्मक चलेगा। वो किसमें पाया जाएगा? क्या थैलोफाइटा में, क्या फंजाई में, क्या ब्रायोफाइटा में, क्या ये भी दोनों में? तो बताना चाहेंगे कि थैलोफाइटा में भी युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों चलता है, और फंजाई में भी नर युग्मक मादा युग्मक दोनों चलता है। और इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी। अगला, जल माध्यम के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण किन जीवों में होता है? तो बताइए फटाक से। जल माध्यम के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण थैलो, ब्रायो, टेरिडो किसमें? हाँ जी, सही बात है। देखिए, थैलोफाइटा बिना, इसमें युग्मक का स्थानांतरण जल के माध्यम से होगा। ब्रायोफाइटा में भी युग्मक का स्थानांतरण जल पर होगा। टेरिडोफाइटा में भी युग्मक का स्थानांतरण जल माध्यम से होगा। ये तो जलीय पौधा है, तो जल में ही होगा। ब्रायोफाइटा जल स्थल दोनों में होगा, यानी कि ये तो उभयचर है। टेरिडोफाइटा बिना जल के निषेचन कर ही नहीं सकता है, जल रहेगा तभी युग्मक का स्थानांतरण होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। उच्च वर्गीय पौधों एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में परागकण का स्थानांतरण की क्रिया होती है। उच्च वर्गीय जैसे बरगद, आम, नीम, पीपल, बरगद, ये सब जो पौधे हैं, इन पौधों को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। साइकस, पाइनस, ये सब में को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म। इन सब में परागकण जो है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको बताया जा रहा है कि ये स्त्री केसर है, ठीक है, और ये पुंकेसर है, ठीक है, और इसमें बना परागकण। ये परागकण यहां तक आएगा, तो इसके लिए किस विधि से आएगा? बोलिए, क्या परागन से आएगा, क्या परागकण से आएगा, क्या निषेचन से आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा परागन क्रिया द्वारा आएगा। ठीक है, चलिए, मजेदार क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन बहुत ही मस्त है सर, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट, है ना। नर युग्मक मेल गैमिट, नर युग्मक मेल गैमिट, मादा युग्मक फीमेल गैमिट के संलयन मतलब फ्यूजन क्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलिए, निषेचन कहेंगे, युग्मक संलयन कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, कि युग्मक कहेंगे? तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को कहा जाता है निषेचन। क्या बोलेंगे उसे? निषेचन के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक कह रहा है। नर युग्मक का केंद्रक, जैसे ये देखिए, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और इन दोनों के केंद्रक आपस में मिलेगा तो ये जाइगोट जो बनेगा, तो ये केंद्रक से केंद्रक मिला है, जाइगोटवा में जो केंद्रक से केंद्रक मिला है, उसे आप क्या कहेंगे? बोलिए, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या निषेचन बोलेंगे? अरे अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो उसको निषेचन कहेंगे। चलिए ठीक है। क्या युग्मक संलयन बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे? नहीं, यहाँ बोल रहा है केंद्रक से केंद्रक मिलेगा तो क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं साइनगैमी, युग्मक संलयन। ये बहुत जटिल क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, अंडाणु शुक्राणु का मिलना निषेचन, और निषेचन के बाद बनता है जो कोशिका, ओकरा कहेंगे जाइगोट, ठीक है ना। अंडाणु का शुक्राणु का, जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, और ये है अंडाणु, तो अंडाणु शुक्राणु का मिलना कहलाता है निषेचन, क्रिया कहलाया निषेचन, ठीक है। और जो कोशिका बना उसको कहते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट के नाम से जाना जाता है। और जाइगोटवा होता है 2n, शुक्राणु होता है an, अंडाणु होता है n मिला तो 2n। अब कह रहा है कि अंडाणु शुक्राणु का मिलना तो क्रिया कहलाएगा निषेचन, निषेचन के बाद जो कोशिका बनेगा उसे कहेंगे जाइगोट, और जब इसका केंद्रक और इसका केंद्रक आपस में मिलेगा तो उस क्रिया को कहते हैं साइनगैमी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को समझेंगे। जंतुओं में निषेचन का खोज किसने किया?
तो जंतुओं में निषेचन का खोज किसने किया 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 एमिकी ने किया था सर। जंतुओं में निषेचन का खोज किसने किया? एमिके ने किया, है ना। पौधा में निषेचन स्ट्रासबर्गर ने किया, नवास्टिन ने खोज किया दोहरा निषेचन का खोज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु में एमिकी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन वी निषेचन, वी निषेचन इसी को क्या बोला जाएगा? वी निषेचन, इसी को बुलाता है वी निषेचन। फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर, नवास्टिन, एमिकी, पी महेश्वरी किसने किया? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी बता रहे थे पौधों में दोहरा निषेचन का खोज, और ये जो दोहरा निषेचन होता है आपको बताना चाहेंगे कि ये दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है, जिनके बीज, जिसमें बीज क्या होगा? फल से ढका होगा, जिसमें बीज क्या होगा? फल से ढका होगा, उसी को कहेंगे एंजियोस्पर्म। तो उसका खोज किया था नवास्टिन, दोहरा निषेचन का खोज। पौधों में निषेचन का खोज किसने किया? बताइए, पौधों में निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन पश्च घटनाएं हैं। कहता है निषेचन के बाद क्या क्या होता है? क्या जायगोट निषेचन के बाद बनता है? क्या भ्रूण का विकास जायगोट के बाद होता है? क्या प्रसव जन्म के बाद होता है? सॉरी, निषेचन के बाद होता है। तो यहाँ देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, सभी। नया क्वेश्चन, निषेचन के बाद बने कोशिकीय संरचना। अभी जस्ट बता रहे थे कि अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो उससे जो कोशिका बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? तो आप उसे कहेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोटवा क्या होता है सर? 2n होता है। अब भ्रूण क्या होता है? ये भी 2n होता है। युग्मक संलयन तो साइन गैमी, केंद्र केंद्र को मिलेगा। युग्मक, युग्मन, युग्मनज या युग्मन, युग्मनज या जो युग्मन है जाइगोट की कोशिकीय संरचना होती है। क्या अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, क्या होती है बताइए? तो जाइगोटवा अभी बताए थे कि 2n होता है। ठीक है ना। चलिए, भ्रूण का विकास किससे होता है? भ्रूण का विकास क्या निषेचन से भ्रूण का विकास होगा? क्या युग्मक से होगा? क्या युग्मनज जाइगोट से होगा? तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो जाइगोट है सर, यही जाइगोट 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 16, 32, 64 लगातार लगातार विभाजन करते जाएगा, तब एक बच्चे का जन्म होता है, भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण का विकास की क्रिया होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट के विकास से होगा भाई, जाइगोट। अगला क्वेश्चन, युग्मनज या युग्मन जाइगोट किस विभाजन से भ्रूण का विकास करते हैं? बताइए, किस विभाजन से करेगा? तो समसूत्री, सूत्री या समसूत्री या समसूत्रण माइटोसिस के द्वारा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभेदीकरण सेल है ना डिफरेशन संबंधित है। कोशिका विभेदीकरण किससे संबंधित है? युग्मनज जाइगोट से, निषेचन से, भ्रूणोद्भव से, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है कोशिका विभेदीकरण? बताइए। तो कोशिका विभेदीकरण जो संबंधित है वो भ्रूणोद्भव से संबंधित है। अगला, पूर्ण गर्भकाल होने पर एक मादा के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अगर कोई महिला गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे प्रसव। पार्चुरिशन, पार्चुरिशन बोलेंगे। क्या जन्म बोलेंगे? ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, मानव में पूर्ण गर्भकाल होता है। देखिए ऐसे 9 महीने लोग बोलता है, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी में 9.5 लिख ले। किसी बुक में 9 महीने 5 से लेकर 10 दिन भी लिखल मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? है ना, 9 महीना 5 से 10 दिन, तो ये भी सही है। 9 महीने के सप्ताह में बदलेंगे तो 40 सप्ताह होगा, 280 दिन भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। है ना, राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। पौधों में प्रसव के स्थान पर क्या होगा? अगर एक पौधा है तो उसमें प्रसव तो होगा नहीं,
एक पौधा जो है प्रसव तो कराएगा नहीं, लेकिन उसके जगह पर क्या होगा, प्रसव के स्थान पर, तो बताना चाहेंगे उसके स्थान पर बीजों का अंकुरण होगा, सीड जर्मिनेशन होगा, है ना, प्रसव के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जीव जिनमें नर मादा के दोनों लक्षण पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? नर के भी जननांग, मादा के भी जननांग, यानी कि नर मादा दोनों एक में है, तो बताइए उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी, उभयलिंगी, द्विलिंगी, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? उभयलिंगी तो बोलवे करेंगे सर, ये भी सही बात है। ये द्विलिंगी, ये भी सही बात है। राइट आंसर BC दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जीव जिनमें नर मादा में से कोई एक लक्षण पाया जाता है। अगर कोई जीव है, जैसे हम ही हैं, हम कोई जीव है, तो हम में नर के लक्षण है ना, कोई महिला तो मादा के लक्षण है, तो बताइए ऐसे जीवों को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे जीवों को कहेंगे एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, ये भी सही है। एक लिंगाश्रयी, ये भी सही है। बाइसेक्सुअल नहीं, तो यहाँ राइट आंसर AC दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक लिंगी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। बताइए एक लिंगी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? समथैलेसी, विषमथैलेसी, ये भी दोनों कौन होगा? तो एक लिंगी के लिए शब्द प्रयोग होगा विषमथैलेसी। जैसे आप देखिए, हम बताते हैं, एक बात बता रहे हैं, जब नर मादा एक के शरीर में होगा तो उसे कहेंगे समथैलेसी। इसमें नर भी एक के जीव में होगा और मादा भी एक ही जीव में होगा, और उस जीव का नाम आपको बताते हैं केचुआ। उस जीव का नाम क्या बताते हैं भाई? केचुआ। तो केचुआ समथैलेसी है। विषमथैलेसी में या तो नर होंगे, है ना, तो नर अलग शरीर में, जैसे नर अलग शरीर में, नर जीव अलग होगा, ठीक है, मादा जीव अलग होगा, मादा जीव अलग होगा, ठीक है, मादा जीव अलग होगा, तो इसे कहते हैं विषमथैलेसी। तब इसमें कह रहा है कि एक लिंगी के लिए नर मादा अलग अलग रहते हैं, तो उसके लिए एक लिंगी, उस शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा बताइए? तो उसके लिए प्रयोग होगा विषमथैलेसी, अलग अलग जीव शरीर में है। तो अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी के लिए शब्द का प्रयोग होता है, अभी बता रहे थे, तो उभयलिंगी के लिए शब्द का प्रयोग होगा, यहाँ पे समथैलेसी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल अभी बताएं, क्या? केचुआ, ठीक है ना। मनुष्य किसका एग्जाम्पल है? विषमथैलेसी का। मक्खी मच्छर किसका एग्जाम्पल है? विषमथैलेसी का। मतलब एक लिंगी रहेगा उभयलिंगी, उभयलिंगी के लिए समथैलेसी, एक लिंगी के लिए विषमथैलेसी। चलिए, एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे? कोई पुष्प एक लिंगी है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई पुष्प है, ठीक है, और ये रहा पुष्प, इसमें केवल ऐसे पुनकेसर है, केवल क्या है? पुनकेसर। और मान लिया जाए कि ये स्त्री केसर नाम का एक पुष्प है ऐसे, ठीक है, और इसमें ये रहा कार्पेल पिस्टिल ऐसे, ठीक है, ऐसे रहा, तो ये मादा पुष्प है। तो बताना चाहेंगे कि नर जननांग को पुनकेसर बोलते हैं, नर जननांग को क्या बोलेंगे? पुनकेसर। मादा जननांग को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन, यानी कि अब कह रहा है कि ये भी एक लिंगी, ये भी एक लिंगी पुष्प है, जैसे कद्दू में, खीरा में, ककड़ी में, है ना, साइकस में, पाइनस में, पपीता में, है ना, नारियल में, ताड़ में, खजूर में, ये सब में पाया जाता है एक लिंगी, ठीक है। तो एक लिंगी नर पुष्प को क्या बोलेंगे? तो एक लिंगी नर, तो ये तो नर है और ये क्या है? मादा है, तब मादा को कहेंगे स्त्री केसरी पुष्प, ठीक है, और नर को कहेंगे पुनकेसरी पुष्प। नर को क्या बोलेंगे? पुनकेसरी पुष्प। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर चुनिए ना भाई, क्या होगा? पुनकेसरी पुष्प होगा, है ना, स्टामिनेट फ्लावर। और ये अंग्रेजी नाम जरूर याद रखिए सर, स्टामिनेट फ्लावर। और मादा पुष्प कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, और दोनों नर मादा रहेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक लिंग रहेगा तो एक लिंगी फ्लावर, ठीक है, एक लिंगी पुष्प, ठीक है। एक लिंगी नर पुष्प को कहेंगे पुनकेसरी पुष्प, एक लिंगी मादा पुष्प को कहेंगे स्त्री केसरी पुष्प। दोनों नर मादा एक के फूल में रहेगा तो वह लिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल, हिबिस्कस, चाइना रोज, है ना, बैंगन, कद्दू, बैंगन, इसके अलावा धान, गेहूं, ये सब आता है। और एक लिंगी, तो देखिए ये एक लिंगी है सर, लेकिन नर अलग है, मादा अलग है, तो नाम अलग अलग हो गए। चलिए आगे की बात सुनते हैं, समझते हैं। निम्न में से एक लिंगी पुष्प है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट फटाफट।
इससे तो बना सकते हैं, पपीता एक लिंगी पुष्प है, साइकस एक लिंगी, पाइनस एक लिंगी, ये सब पेड़ भी एक लिंगी है और साथ साथ पुष्प भी एक लिंगी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उभयलिंगी पुष्प है। चलिए उभयलिंगी के बारे में पूछ रहा है। हिबिस्कस अभी बता रहे हैं, हिबिस्कस ये भी उभयलिंगी, मटर भी उभयलिंगी, सरसों भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी। निम्न में से उभयलिंगी प्राणी है। चलिए उभयलिंगी बताइए जी। उभयलिंगी के लिए समथैलस अभी पढ़े थे, बताइए कि कौन कौन जीव है जो उभयलिंगी है। जोक सही है, केचुआ ये भी सही है, फित्ता कृमि ये भी सही है, स्पंज ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी। एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों कि डी नहीं याद कीजिए, ऑप्शन याद कीजिए, ठीक है ना, तबे कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है सर। निम्न में से एकलिंगी प्राणी है। चलिए एकलिंगी कौन कौन है, चूज कीजिए इसमें। सांप तो एकलिंगी है, सांप सापिन होगा, मछली नर मछली मादा मछली, मेढक मेढकिया होगा, डी सभी। सभी हो जाएगा आंसर। क्या बात है, सब तो सभी आ रहा है आंसर। आपका मियाज तो गदगद होगा, लेकिन याद कीजिए, मियाज गदगद है। निम्न में से एकलिंगी प्राणी है। तो एकलिंगी प्राणी है, इसमें देखिए बताया जा रहा है कि निम्न में से एकलिंगी प्राणी है। कौन एकलिंगी प्राणी है, मक्खी भी एकलिंगी है, एस्केरिस भी एकलिंगी है, मक्खी भी, एस्केरिस भी, तारा मछली भी। राइट आंसर डी सभी। पूरा गदगद में आज है बच्चों, डी आंसर आ रहा है ना, डी नहीं याद करना है। जब निषेचन फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के अंदर होता है, अंदर कहा, फैलोपियन ट्यूब्यूल में होता है। मादा शरीर के अंदर निषेचन मतलब कहाँ होगा बुआ, फैलोपियन ट्यूब्यूल में होगा। कहाँ होगा, फैलोपियन, फैलोपियन मतलब अंडवाहिनी। एकरे नाम क्या है, अंडवाहिनी, या एकरे नाम क्या है, डिंब वाहिनी। इसी का नाम क्या है, डिंब वाहिनी। इसी का नाम क्या है, डिंब वाहिनी। यह नली में निषेचन होता है। शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है ना, तो बताइए शरीर के अंदर के निषेचन को क्या कहेंगे। तो शरीर के अंदर के निषेचन को आंतरिक निषेचन, अंतः निषेचन, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब बाहर होगा तो बाह्य निषेचन। चलिए, जब निषेचन फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है। शरीर के बाहर होगा, जैसे मेढक, जैसे देखिए मेढक में, मछली में बोनी फिश, मछली में कौन आएगा, बोनी फिश, ठीक है। इसके अलावा टोड में, मेढक के भाई है टोड, ठीक है। सैलेमेंडर हो गया, तारा मछली हो गया, तारा मछली, समुद्री अखरोट हो गया, है ना, समुद्री अखरोट हो गया, सी वॉलनट, समुद्री अखरोट हो गया। इन सभ्य में देखा जाए तो कैसा निषेचन, बाह्य निषेचन। अब बिना जल के निषेचन कोई नहीं कर सकता है, बिना जल के निषेचन कोई कर सकता नहीं है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बाहरी निषेचन होगा, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेढक में, बोनीफिश में, बोनीफिश रोहू कतला बुआरी, है ना, टेंगरा धंधी पोठी गरई कवई सब आ जाएगा, ठीक है। टोड, कोढ़िया बेंग, तारा मछली, समुद्री अखरोट, इस सब में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। मजा आ रहा होगा बच्चों। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के अंदर किस अंग में संपन्न होता है। अभी कुछ देर पहले आपको शायद बताया है, तो बताइए क्या होगा आंसर। गर्भाशय में, ना जी ना। गौनी मार्ग में, ना जी ना। गर्भाशय ग्रीवा में, नहीं जी नहीं नहीं। कहा जी होगा, अंडवाहिनी नली या डिंब वाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब्यूल में होगा। चलिए, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस माध्यम में होती है। अभी बता रहे थे कि मेढक, टोड, सैलेमेंडर, तारा मछली, बोनीफिश, रोहू कतला बुआरी टेंगरा धंधी पोठी, ये सब में निषेचन जब भी होगा तो जल माध्यम में होगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है ना। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना। बाह्य निषेचन की क्रिया केकरा केकरा में होगा भैया, बोनीफिश में होगा, सही बात है। उभयचर, मेढकवा केकर प्राणी है, उभयचर का ना जी। बोनीफिश, रोहू कतला बुआरी, ये भी बोल रहे थे। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, देखिए ये स्टारफिश आएगा इसमें, स्टारफिश, ठीक है। और एकरा में आएगा आपको रोहू कतला बुआरी टेंगरा धंधी पोठी, ठीक है। एकरा में आएगा मेढक। अब ये बताए थे तो क्वेश्चन में कहाँ पलट गया, ठीक है, तो है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा।
एकदम चौड़े से पढ़िए, ठीक है ना। बाय निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस प्राणी में होता है? बाय निषेचन, देखिए रोहू में होवे करेगा, कतला में, रोहू में होवे करेगा, कतला में, स्टारफिश में होगा, फ्रॉग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। अगला, आंतरिक निषेचन की क्रिया किस प्राणी में होगा? चलिए बताइए तो। शार्क में, शार्क भी मछली है, सबसे बड़ी मछली दुनिया की, मछलियों का आतंकवादी शार्क है। तो बताइए शार्क में, शार्क भी मछली है लेकिन ई है कार्टिलेज फिश, ठीक है। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ये सब में आंतरिक निषेचन होगा। कैसा निषेचन? आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन की क्रिया किसमें होगा? सभ्य में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, ये भी आंतरिक निषेचन पूछ रहा है। तो लिजार्ड में होवे करता है, मोर में होवे करता है, मनुष्य में होवे करता है, सब में होता है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है किसमें? स्पंज में होगा, बिल्कुल सही है। तिलचट्टा में होगा, शंख में होगा, सब में। राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस पौधे में बाह्य निषेचन होता है? चलिए ये बताइए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे भाई थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में यही एक ऐसा पौधा है जिसमें बाह्य निषेचन होता है, बाकी किसी पौधे में बाह्य निषेचन की क्रिया नहीं होती है। निम्न में से किस पौधा में आंतरिक निषेचन होता है? तो बता दिए भाई कि थैलो को छोड़कर। बताइए, थैलोफाइटा तो इसमें है नहीं, तो सभे में हो जाएगा। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सब में हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिना निषेचन, बिना नरयुग्मक के जायगोट अगर बन गया, ले बदल के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना नारयुग्मक के, है ना, बिना जायगोट के, मादा युग्मक मतलब अंडाणु एक नया जीव को पैदा कर लेगा, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब हस्बैंड है नहीं है, बुतरू हो जाए, मर्दाना नहीं है, बच्चा हो जाए। क्या बात है, गजब का स्टेमिना है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो गजब का सवाल है भाई। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन, असंग जनन, अनिषेक जनित फल, है ना। क्या यहाँ पर होगा? पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, असंग जनन। ओहो, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। अनिषेक जनन होगा, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होगा आंसर, समझ रहे हैं? क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस, टर्की नाम की पक्षी, मधुमक्खी, ड्रोन, ड्रोन का जो नर है ना, वो आपको जन्म लेता है अंडाणु से केवल, ठीक है। टर्की नाम की पक्षी, रोटीफस, है ना, ये सब जो पैदा लेते हैं वो अनिषेक जनन के द्वारा पैदा लेता है, ठीक है। अगर बिना निषेचन के जीव पैदा लेगा तो अनिषेक जनन, माने जंतु पैदा लेगा तो अनिषेक जनन। बिना निषेचन के बीज बनेगा तो असंग जनन, बिना निषेचन के फल बनेगा तो अनिषेक जनन। सबके बारे में समझ जाइए। बिना निषेचन के जीव बना तो अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के बीज बना तो असंग जनन, बिना निषेचन के फल बना पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। अगला, अनिषेक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, बताइए पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? अभी नाम ले रहे थे, रोटीफर्स में, मधुमक्खी में, छिपकली में, लिजार्ड में, टर्की। सब लिजार्ड नहीं, जो हमारे घर में ये लिजार्ड है, ये वाल लिजार्ड है, गार्डन में गार्डन लिजार्ड, रॉक में होता है रॉक लिजार्ड, तो रॉक लिजार्ड है ये, जो सब में छिपकली में नहीं, रॉक लिजार्ड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रॉक लिजार्ड में। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। चलिए, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को, अनिषेक जनन का शब्द किसने दिया? किसने 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 दिया? बोबेरी, ओबन, है ना, सटन, किसने दिया? जोहान्सनबर्ग। हमको तो लगता है ना जी कि ओबन होगा, ओबन ने दिया था, है ना, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को एकल जनक के द्वारा होता है। अगुणित हेप्लॉइड अनिषेक जनन की क्रिया किसमें किसमें होगा? नर मधुमक्खी, चलिए सही बात, टर्की, रोटीफस, सब में। क्या बात है? अच्छा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अगुणित हेप्लॉइड अनिषेक जनन की क्रिया होती है, अनिषेक जनन की क्रिया होती है। अगुणित हेप्लॉइड अनिषेक जनन की क्रिया होती, टर्की में, नर मधुमक्खी, ड्रोन में, रोटीफर्स में,
हाँ ये भाई ये आंसर हो जाएगा, ड्रोन। अगुणित हेप्लॉइड अनिषेक जनन की प्रक्रिया ड्रोन में होगा। अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं, अनिषेक जनन को कहा जाता है वर्जियन बर्थ, वर्जिन बर्थ, है ना, जिसको कहते हैं विर्जिन बर्थ, विर्जिन बर्थ, या एकल, है ना, एकल, इसको एकल जनक जनन भी कहा जाता है, एकल जनक जनन भी कहा जाता है, या इसी को और नाम से जाना जाता है। इसे आप कह सकते हैं कि जो ये पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, अनिषेक जनन की बात की जा रही है, अनिषेक जनन, जिसमें न तो जाइगोट हिस्सा लेगा, न शुक्राणु हिस्सा लेगा, न निषेचन हिस्सा लेगा, ठीक है, तो उसे वर्जिन बर्थ कहेंगे, वर्जिन बर्थ एकल जनक के द्वारा होता है। और ये जो संतान होते हैं ना, ये जो संतान होते हैं, संतान जनक के बिल्कुल समान होते हैं, जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, समान, हुबहू, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस अलैंगिक जनन है, जंतु में तो हो रहा है, अलैंगिक जनन है पार्थेनोजेनेसिस। निम्न में देखिए लिखा हुआ है, बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, अभी कुछ देर पहले बताया, बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को कहते हैं एपोमिक्सिस, असंजनन। असंजनन का उदाहरण है, बताइए, घास, एस्टेसिया, जामुन, ये भी दोनों हो जाएगा। घास बिना निषेचन के बीज बना लेगा, ठीक है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के मादा युग्मक भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कुछ पौधों में बिना निषेचन के मादा युग्मक भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे पौधों की बात है, तो पौधों में, पौधों की बात है, तो पौधों की बात है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, अनिषेक जनन, है ना, अनिषेक फलन, युग्मक संलयन, या फिर अनिषेक जनन, या फिर क्या बोलेंगे स्वयुग्मन, अनिषेक जनित फल, क्या बोलेंगे इसे, कि बिना निषेचन के मादा युग्मक भ्रूण में परिवर्तन कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे अनिषेक जनन, क्या बोलेंगे उसे, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, एक तरह से वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करवा रहा है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है, बीज बनेगा बिना निषेचन के तो असंजनन, बिना निषेचन के अगर जंतु बनेगा तो अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल बनेगा तो पार्थेनोकार्पिक फल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनिषेक जनित फल का उदाहरण है केला, अंगूर, अनानास, सभी ये सब बिना निषेचन के बन जाएगा, केला, अंगूर, बिना निषेचन के, बिना परागकण के, ये सब बन जाएगा सर, है ना, बिना निषेचन, बिना परागकण। नेक्स्ट, अंडे देने वाले जीवों को क्या कहेंगे, बड़ा कोई यूनिक सवाल है, अंडे देने वाले जीवों को अंडपरजक कहेंगे, ओविपैरस कहेंगे, या अंडस कहेंगे। बच्चे देने वाले को सजीव परजक, और जब बच्चा अंडा भी ना दे करके लार्वा को जन्म देगा, अंडजरायु परजक, ठीक है। निम्न में से सजीव परजक का एग्जाम्पल है मनुष्य, बाघ, गाय, सब 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 होगा, ये सभी सजीव परजक का एग्जाम्पल है। चलिए, निम्न में से अंडपरजक ओविपैरस है, तो अंडपरजक अंडे देने वाले मछली, मेढक, सांप, सब तो अंडा ही देता है, ये ओविपैरस है, अंडपरजक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से अंडपरजक प्राणी है, ऑक्टोपस, बिच्छू, जोक, सभी है अंडपरजक, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार फूलाता है ना, एक बार पुष्प धारण करता है, उसे क्या बोलेंगे, क्या मोनोकार्पिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक, क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे, राइट। मोनो मतलब एक, कार्प माने फल, एक बार फल, एक बार फूल धारण करेगा, मोनोकार्पिक। चलिए नेक्स्ट, बांस अपने जीवन भर में कितना बार फूलाता है, तो एक बार फूलाता है, बांस अपने जीवन काल में एक बार फूलाता है, ठीक है ना, वो भी कई साल पर फुलाएगा, 50 से 100 साल में एक के बार। बांस के कोठी है ना, वो एक बार फुलाएगा, लैंगिक जनन एक के बार करेगा, लैंगिक जनन की क्रिया एक ही बार करेगा, एक के बार फुलाएगा, एक के बार खत्म हो जाएगा, और भी 50 से 100 साल के अंतराल में,
ठीक है ना, लेकिन हर साल अगर जनन कर रहा है तो कायिक जनन कर रहा है ना। निम्न सॉरी नीला कुरेंजी, बहुत अच्छा, नीला कुरेंजी, एस्ट्रोबिलेंथस, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी पुष्प कितने वर्षों पर धारण करता है? 12 साल पर। कैसे साल पर? 12 साल पे पुष्प धारण करता है ना। और भी कौन महीना में? सितंबर अक्टूबर महीना में। नीला कुरेंजी किस राज्य में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या सभी में? हाँ सर, सभी में पाया जाता है नीला कुरेंजी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी राज्य में। अगला, नीला कुरेंजी पुष्प धारण किया था, कब किया था? एनसीईआरटी के तहत 2006 में किया था। कब किया था भाई? सितंबर अक्टूबर के महीना में 2006 में धारण किया था। तो 2000 जैसे 2011 के किताब प्रकाशन है, ठीक है ना, तो 2011 के प्रकाशन किताब समझिए, मान के चलिए है, तो उस समय 2006 में फुलाया था नीला कुरेंजी। तो इसके बाद 2018 में अब नया एडिशन आएगा तो उसमें 18 आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग क्या जानेंगे? 2006 जानेंगे, ठीक है। सितंबर अक्टूबर महीना में फुलाता है। अगला, महाविपत्ति, महासमस्या, बंगाल का आतंक, इसमें क्वेश्चन आया था सर 24 में, बताइए किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है, वाटर हायासिंथ, है ना, वाटर हायासिंथ। जलकुंभी का एक पौधा एक वर्ष में कितने पौधे को जन्म देगा? बताइए बताइए बताइए। एक साल में 65,000 पौधा को जन्म दे देगा। कौन? जलकुंभी। एक साल में 65,000 पौधा, बाप रे बाप, तो गर्दा उड़ा देता है ना। इसीलिए तो इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों पता है? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, सही बात। बीओडी मान को बढ़ा देता है, ठीक है, सही बात है। बहुत कम समय में जलाशय को घेर लेता है, सब सही बात है। जलकुंभी बीओडी मान को घटा देगा, बढ़ा देगा, ऑक्सीजन को घटा देगा, बीओडी मान को बढ़ा देगा, जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, बहुत कम समय में जलाशयों को घेर लेता है। एक पौधा निकालिएगा दूसरा आ जाएगा, एक पौधा निकालिएगा दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो और ये क्या काम करता है कि जल में ऑक्सीजन को सोख लेगा, और जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को सोख लेगा, तो क्या होगा परिणाम? परिणाम यही होगा कि जलीय जीवों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए तो इसे बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। बीओडी मान से मापा जाता है, ये बीओडी मान बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी को क्या बोलेंगे? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। राइट आंसर बताएं कि नहीं बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी जलाशयों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी में जनन होता है, बताइए जलकुंभी में किस द्वारा जनन होगा? भूहस्तारिका, अंतःभूहस्तारिका, ऊपरी भूहस्तारिका, किसके द्वारा? जलकुंभी में किसके द्वारा जनन होगा? तो जलकुंभी में भूहस्तारिका, जिसको कहते हैं ऑफसेट, क्या बोलेंगे? ऑफसेट, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑफसेट, ये भी याद रखिए, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम याद रखिए। मासिक चक्र की क्रिया होती है, बताइए किसमें होती है? तो मासिक चक्र की क्रिया प्राइमेट में होती है, ये प्राइमेट है ना, नन प्राइमेट में नहीं सर, गाय भैंस नन प्राइमेट, स्तनधारी तो प्राइमेट भी है नन प्राइमेट भी है, लेकिन कहता है कि प्राइमेट में 6 ही जानवर आता है, 6 ही जंतु आता है, जानवर नहीं कह सकते। जैसे सबसे पहले मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य की मादा, बंदर की मादा, है ना, चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हनुमान को कहते हैं कपी, है ना, लंगूर, 1 2 3 4 5 6 सब में होता है मासिक चक्र क्रिया, और इसमें ये सब क्या है? प्राइमेट है। गाय भैंस बकरी नन प्राइमेट है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मंद चक्र की क्रिया होती है, तो मंद चक्र नन प्राइमेट, मंद चक्र किसमें? नन प्राइमेट, गाय भैंस बकरी क्या है? नन प्राइमेट में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मासिक चक्र की क्रिया होती है? बंदर में होवे करता है, मनुष्य में होवे करता है, अभी बताए, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, बलंगूर में, हनुमान में, सब में। राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना।
चलिए अगला, मन चक्र किस में होगा? तो मन चक्र 6 जानवर को छोड़ करके सब में होगा, गाय में होगा, भैंस में होगा, बकरी में होगा, सभी में होगा मन चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट, प्रौद्योगिकी विधि द्वारा पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे कह रहा है कि आपको 5 एकड़ 10 एकड़ में पौधा उगाना है और ढेर सारा पौधा लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से? अरे भैया उत्तक संवर्धन करवाइए ना, और उत्तक संवर्धन करवा करके नया नया पौधा उगाइए और रोप दीजिए, जैसे केला वगैरह सब उग जाएगा सर। चलिए अगला, किस पौधे से एक पूर्ण पौधा बनने की प्रक्रिया क्या? क्वेश्चन आया था इस पर, है ना? किसी पौधे के एक कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं पूर्ण सशक्ता, टोटी पोटेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटी पोटेंसी बोलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था बुआ, बंगाल के तंग भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना? बांस के बारे में भी आया हुआ था कि एक बार फुलाता है, ठीक है ना? प्रखंड सब से भी क्वेश्चन आया हुआ था, पढ़िएगा तब ना, लगातार वीडियो का एकदम देखते रहिएगा चाड़ के, तो आ जाएगा फाड़ के नंबर, ठीक है ना? उत्तक संवर्धन, सूक्ष्म जनन संभव है, किसमें संभव है बताइए बताइए? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये भी दोनों किसमें? उत्तक संवर्धन भैया अलैंगिक जनन द्वारा होगा सर। किसके द्वारा होगा? अलैंगिक जनन के द्वारा। मजेदार क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन द्वारा प्राप्त पौधा किया जाता है, तो उत्तक संवर्धन द्वारा क्या क्या चीजें तैयार होगी बताइए? तो हमको तो लगता है ना जी कैलाश वो होगा, कैलाश वो नहीं, कैलाश कायिक भ्रूण सोमा क्लोज सब है राइट आंसर। उत्तक संवर्धन से सब चीज प्राप्त होगा, जैसे कायिक कोशिका से कैलाश बना, कैलाश से कायिक भ्रूण बना, कायिक भ्रूण से सोमा क्लोन बनेगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तक संवर्धन में किस पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? बताओ बताओ। ऑक्जिन सही है, साइटोकाइनिन ये भी सही है। देखिए ऑक्जिन का भी प्रयोग होगा, साइटोकाइनिन का भी प्रयोग होगा, ठीक है? राइट आंसर ए भी दोनों हो जाएगा। ऑक्जिन का काम है तना को बढ़ाना और तना को साथ साथ जड़ को, ये दोनों जड़ तना को जितना जल्दी अरे शूटिंग एंड रूटिंग कर सकते हैं उसको करने में मदद करेगा। और साइटोकाइनिन क्या काम करेगा? साइट माने सेल, काइनिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन करेगा। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ना वो आपको क्या कहते हैं, ओह देख रहे हैं, अच्छा ठीक। साइटोकाइनिन जो है वो क्या काम करता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करेगा। क्या विभाजन में? कोशिका विभाजन में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या करें? अब उत्तक संवर्धन करवा रहे हैं तो 1000 पौधा एक के बार उग जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सूक्ष्म संवर्धन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? सूक्ष्म संवर्धन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा क्लोन अपने मूल पादपों के किस रूप में समान होगा? अरे बाप, अनुवांशिकी में मतलब जेनेटिकली रूप में समान होगा, आकार की मतलब मॉर्फोलॉजिकली में समान होगा, मॉर्फोलॉजिकली में समान होगा कि सभ्य में समान होगा? सब में सर, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सर, ओहो राइट आंसर सी हो जाएगा सर। अनुवांशिकी और आकार की, ये जो सोमा क्लोन है ना, ये मूल पादप जेकर कोशिका से बना है पौधा, वो पौधवा जो है नयका पौधवा, ये पौधवा नयका जो है ना वो अपन बाप माय के समान होगा, मैंने जो पौधा से उगा है ना ओकरे से सही ओकरे जैसन होगा, ठीक है ना? चलिए नया, ग्रसित पादपों के किस उत्तक को अलग कर समस्त पादप उगाया जाता है? बताइए बताइए। कैम्बियन जनन कोशिका विभाजोत्तक किससे होगा? राइट आंसर ए होगा, विभाजोत्तक। अरे भैया देखो हम बताते हैं ना, टुसवा समझते हैं जी? नहीं समझते हैं? तरीके क्या है, आप लोग भी बिहार के लाल है। टुसवा जो होता है ना, जो पुनैया नहीं समझते हैं? जैसे हम बताते हैं, ये पत्ता हो गया, ये भी पत्ता हो गया, ये शीर्ष भाग, ऐसे ये जो पुनैया एकरे बोलते हैं, है ना, विभोजोत्तक उत्तक। ओजे से ग्रस, ओजे का पौधा क्या अगर निकाल करके पौधा उगाएगा ना तो स्वस्थ पौधा उगेगा, ठीक है? चलिए अगला, 81 हो गया भैया, हाँ तरीके सही हो गया, ठीक है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
और इसका अगर कुछ क्वेश्चन और बच रहा है तो उसकी वीडियो 3rd पार्ट दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, है ना। सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।